हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK21। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आप लोगों से वादा भी किया था कि हम आप लोगों के बीच में रिवीजन सीरीज़ लेके आएंगे 71st BPSC के लिए। चूँकि कम टाइम में कैसे आप चीज़ों को रिवीजन के साथ साथ आप ना आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, और हम लोग का टारगेट अभी भी है 100+ मार्क्स बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले जो है रिवीजन सीरीज़ में आपको यहाँ पे सारे सेक्शन का टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा, और डिटेल एनालिसिस के साथ क्वेश्चन में पुनः कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बिल्कुल कटौती नहीं की जाएगी, और आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा। लगभग मैं पुनः कह रहा हूँ कि 95% क्वेश्चन ये जो वीडियो है इसी से आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 71st BPSC के लिए अब जो है आज से देखा जाए तो लगभग 20 दिन है, 20 डेज़ बचा हुआ है ना। तो 20 डेज़ में जो स्कोरिंग एरिया है पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, है ना। जैसे आप सबको पता है सबसे पहला जो सेक्शन है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर ले, आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर ले, तो यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आता है ना। हालांकि तीनों खंड को हम लोग पूरा करेंगे। दूसरा जो सेक्शन आप लोगों का रहने वाला है साइंस में 3 खंड है, आप सबको पता है। आप लोगों का बायो है ना, उसके बाद फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये तीनों खंड, और यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो खंड है आप लोगों का वो है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का भी लगभग देखा जाए तो 30+ क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। चौथा सेक्शन है आप लोग का बिहार स्पेशल। बाकी सेक्शन को भी हम लोग पूरा करेंगे। तो पहले ये जो सेक्शन है इसे पूरा करेंगे ताकि आपका प्री बिल्कुल ना रुके। ठीक है, तो ये सीरीज आज से शुरू हो रहा है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा रिवीजन सीरीज में, उसके बाद आपको PYQ कर लेना है। PYQs प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं खुद करवा दूंगा यूट्यूब पे भी, घटना चक्र से, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का चैप्टर रहने वाला है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तर मुगल काल। दूसरा चैप्टर रहने वाला है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है प्रांतीय स्वायत्त राजवंश, अलग अलग जो राज्य का स्थापना होगा, जो कि चर्चा डिटेल में करेंगे आगे। उसके बाद अगला जो चैप्टर रहने वाला है हम लोगों का वो है ब्रिटिश काल की जो है प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है हम लोगों का जनजातीय एवं किसान आंदोलन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे चैप्टर को पूरा करेंगे। उसके बाद है अगला चैप्टर देख सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसे पूरा करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का जो रहने वाला है भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, महत्वपूर्ण चैप्टर है। नेक्स्ट रहने वाला है 1857 का विद्रोह, जो कि पूरा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग का जो अगला चैप्टर रहने वाला है भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, जो कि गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है गवर्नर जनरल और वाइसराय, एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो हम लोगों का लास्ट चैप्टर रहने वाला है, सबसे अंतिम चैप्टर, लास्ट चैप्टर, वो रहने वाला है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति क्या रहा है, और यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेम डे में हो सकता है आपको PYQs भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कहाँ से क्वेश्चन आता है, और डिटेल में हम लोग तो चीज़ों को यहाँ पे कर ही रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका कंप्लीट आपको जो नोट्स मिलेगा वो पेड बैच में मिलेगा ना, जो कि बहुत नॉमिनल फ़ी है। सारे सब्जेक्ट का वीडियो और PDF जो है मात्र 1099 में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, है ना, PDF लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर यहाँ पे है 9341766130। इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आप पेमेंट करके भेजेंगे, उसका स्क्रीनशॉट करके 9 नंबर भेजिएगा। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, और सारे PDF और सारे वीडियोस भी टॉपिक वाइज भी वहाँ से आप देख पाएंगे, है ना। करंट अफेयर सारे सेक्शन का आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का डाउट होता है कि सर हम PDF कहाँ से ले, तो आप ले सकते हो। चलिए, तो हम लोगों का पहला जो चैप्टर रहने वाला है, जो कि आज पूरा करेंगे, आज में पहले जो पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। तो पहला चैप्टर हम लोगों का है, आप देख सकते हो, उत्तर मुगल काल, है ना। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि आखिर मुगल काल क्या होता है और उत्तर मुगल काल क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का टाइम लूँगा। देखिए, आखिर में
देखा जाए तो मुगल काल को हम लोग ना दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक प्रारंभिक मुगल काल हम लोग उसे कहेंगे जहाँ पे मुगल सत्ता जो है अपने क्षेत्र को, अपने शासन व्यवस्था को बहुत ही बढ़िया सुचारू तरीके से चलाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे प्रारंभिक मुगल काल के जितने भी बादशाह होंगे, बाबर की मैं बात कर लूँ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ये कहीं ना कहीं अपने शासन व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से चलाते हैं और राज्य को विस्तार करते हैं। जैसे ही यहाँ पे औरंगजेब का मृत्यु होता है तो धीरे धीरे सत्ता कमजोर होने लगता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी बादशाह के बारे में हम पढ़ते हैं ना, औरंगजेब का जो पुत्र होता है ना, जब औरंगजेब का मृत्यु होता है उस समय औरंगजेब का 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, जो कि डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहीं से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से मुगल का पतन भी होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे का कहानी भी क्या था, इसे भी हम लोग कवर करने वाले हैं ना। अब आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिलवा देता हूँ, है ना। देखो भाई, ये कहानी उत्तर मुगल काल। अच्छा, मुगल काल कहाँ पे पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वहीं पे डिटेल में हम लोग चीज़ों को चर्चा करेंगे, वो भी मैं मास्टर वीडियो दूंगा। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, होता ये है कि अहमदनगर में क्या होता है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, अहमदनगर महाराष्ट्र में है और वहीं पे औरंगजेब का मृत्यु भी होता है। तो देखो, अहमदनगर में, ये डेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। ये बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, इसलिए मेंशन में कर दिया हूँ। तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है ना। मृत्यु के बाद जो है इनके 3 पुत्र, जिस समय औरंगजेब का मृत्यु होता है तो उस समय औरंगजेब का हालांकि वैसे तो 5 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र का ऑलरेडी पहले ही मृत्यु हो जाते हैं इनके। जब औरंगजेब का जिस समय मृत्यु होता है ना, तो देखा जाए तो उस समय इनके पास जो है ना, इनके 3 पुत्र थे। क्या नाम था इसका, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब जाहिर सी बात है, मुगल काल में आप देखेंगे ना, तो कौन सा, जैसे बादशाह का मृत्यु हो जाता है तो अगला बादशाह कौन बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। तब जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो जाहिर सी बात है, बादशाह पद के लिए तीनों भाई में क्या होगा, उत्तराधिकार का युद्ध होगा, है ना। उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो ये जो आप देख रहे हैं मुअज्जम, ये अपने दोनों भाई को, आजम और कामबख्श को जो है हरा देते हैं और मुगल का जो है अगला बादशाह बन जाता है औरंगजेब के बाद। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, 3 मार्च 1707 में। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में। बस ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहीं से उत्तर मुगल काल का दौर शुरू होता है ना, यहीं से शुरू ही हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 युद्ध के बारे में जिक्र भी है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ये एक आपने देखा होगा, एक तो जजौ का युद्ध होता है, दूसरा जो है युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध। ये किसके बीच में होगा, तो ये जो देख रहे हैं उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा, मतलब कि अगला बादशाह बनने के लिए जो युद्ध होगा, है ना, ये इनके तीनों भाई में होगा। तो पहला जो युद्ध होता है ये मुअज्जम और आजम के बीच में। तो यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन में ना क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो ये जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ था ना, मुअज्जम और आजम के बीच में, तो ये आजम हार जाते हैं, मुअज्जम जीत जाते हैं। ये कौन सा युद्ध हुआ था, जजौ का युद्ध, है ना। अब क्या होगा, जैसे बात, एक भाई और बच गया इसका, जिसका नाम है कामबख्श। तो इसका काम खत्म, इनका मृत्यु हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद ये घायल हो गया था बेचारे, युद्ध में मृत्यु हो गया। अब बचा कामबख्श और मुअज्जम के बीच में भी एक युद्ध होता है जो कि बीजापुर का युद्ध है। ठीक है, इसमें भी ये भी हार जाते हैं, कामबख्श भी हार जाते हैं और जाहिर सी बात है मुअज्जम जीत जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अगला मुगल का बादशाह बनेगा। ठीक है, देखो मैं और डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की जो डिमांड है मैं उतना ही लेके चल रहा हूँ, तो इतना आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तब आप दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठेगा, तो आप कहेंगे सर मुअज्जम बैठेगा ना। किस नाम से बैठेगा, तो यह जो है बैठेंगे बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से अब यहाँ पे दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा। अब यहाँ पे कहानी यहीं से हो जाता है शुरू। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवीजन भी करवा देता हूँ कि प्रारंभिक मुगल काल का ना क्रम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो वहाँ पे भी हम लोग, चूँकि प्रारंभिक मुगल काल जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में चर्चा तो करेंगे ही। थोड़ा सा यहाँ पर भी आप क्रम ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहले बाबर आएगा, जो कि मुगल वंश का स्थापना ही करता है भारत में। और बाबर का जो टाइम पीरियड होता है, समय काल होता है 1526 से 1530 तक। उसके बाद बाबर का पुत्र आता है जिसका नाम है हुमायूं, 1530 से लेकर 1556 तक इसका समय काल रहता है। उसके बाद आता है अकबर हुमायूं का पुत्र होता है ना, और उसका जो समय काल होता है 1556 से 1605 तक। उसके बाद आता है जहांगीर, और चूँकि अकबर का पुत्र होता है, और इसका जो समय काल होता है 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद आता है शाहजहां, जो कि जहांगीर का पुत्र होता है ना, और इनका जो समय काल होता है, टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1658। और उसके बाद आता है औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र होते हैं, और इनका जो समय काल होता है 1658 से लेकर 1707। अब जाहिर सी बात है औरंगजेब का ही पुत्र आएगा यहाँ पे, जो कि मुअज्जम, है ना। आपने देखा मुअज्जम
और ये औरंगजेब का पुत्र होता है बहादुर शाह। जब दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं ना, अगला बादशाह जो बनता है, तो ये मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या करेगा भाई, गद्दी पे बैठेगा। तो ये कुछ बेसिक कहानी था। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं एक दूसरे से लिंक करके आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम में सजाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल में टोटल वैसे तो 11 है, लेकिन 9 ही इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह प्रथम जो कि मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र है। उसके बाद यहाँ पे जहांदर शाह आएगा। जहांदर शाह कौन है, तो बहादुर शाह का पुत्र होता है, ठीक है। उसके बाद फर्रुख शहर आएगा, मोहम्मद शाह आएगा, अहमद शाह आएगा, आलमगीर, शाह आलम, ये आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है। देखो याद कैसे रखोगे, सबसे पहले बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शहर, बहुत आसान है। बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शहर, ठीक है। उसके बाद देखो मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इसमें भी शाह लगा है, तो मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। उसके बाद यहाँ पे इसे भी जो है 2-3 करके है ना, इस तरीके से पैर बना के याद कर लीजिए। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, सब में द्वितीय लगा हुआ है, बहुत आसान है ना। उसके बाद यहाँ पे ये तो जाहिर सी बात है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहादुर शाह प्रथम और ये बहादुर शाह द्वितीय, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। ये बहादुर शाह प्रथम क्या है, औरंगजेब का पुत्र है, ध्यान रखना, जो कि मुअज्जम इनका जो है बचपन का नाम होता है। जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, या फिर क्या कह सकते हो कि मुगल का बादशाह बनते हैं, तब यह जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठता है, जब अपना राज्याभिषेक करवाता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका टाइम पीरियड भी याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रख सकते हैं, जरा सा देख लीजिएगा। तो जो इसका जो टाइम पीरियड ना बहादुर शाह प्रथम का है ना, तो 1707 से लेकर 1712। जहांदर शाह का जो क्या है 1712 से लेकर 1713, आप देख सकते हो। फर्रुख शेर का जो है 1713 से 1719, और उसके बाद मोहम्मद शाह का 1719 से 1748। क्योंकि ये मोहम्मद शाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। उसके बाद अहमद शाह, इसका समय काल याद रखना है 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806, और अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837। बस 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका उपनाम दिया गया है, तो प्रश्न डायरेक्टली, हालांकि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल काल में साहिब खबर किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है भाई कौन से मुगल बादशाह को लंपट मुर्ख कहा जाता है, तो लंपट मुर्ख जो है जहांदर शाह को कहा जाता है। फर्रुख शेर को जो है घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को जो है मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, ये तो बहुत आसान है। और उसके बाद यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय जो है, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ये उपनाम क्यों दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है औरंगजेब का पुत्र, जो कि देखा जाए तो लगभग 65 साल के उम्र में। देखो किसी बुक में, अलग अलग बुक में ना, खासतौर पे एनसीईआरटी 65 साल लिखता है, अलग अलग राइटर का बुक देखेंगे ना, तो किसी बुक में आपको 63 साल भी दिखेगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी को भी मान के आपको चलना है ना। तो देखो बहादुर शाह प्रथम, या इसी का नाम था मुअज्जम, ये जो है लगभग 65 साल के आयु में मुगल का बादशाह बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है ना कि इन्होंने ये जो नाम देख रहे हैं बहादुर शाह प्रथम, मराठा और राजपूतों के प्रति ना इनका जो नीति था मैत्रीपूर्ण था, है ना, सबसे मेल मिलाप के साथ रहते थे। लेकिन वहीं पे औरंगजेब के साथ की मैं बात कर लूँ तो मराठा और राजपूतों के साथ औरंगजेब का तो कभी बनता ही नहीं था, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये साहू का नाम आपने जरूर सुना होगा, मराठा के नेता थे साहू, ये संभाजी के पुत्र थे। तो जैसे ये जो है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जानते हैं, तो मुगल का बादशाह बनता है। तो ये जो साहू है, ये संभाजी का पुत्र, उसे मुगल कैद से आज़ाद कर देता है। मुगल कैद में इसे कौन रखता है, तो औरंगजेब ने रखा था। अब इनके पीछे का भी कहानी है, तो आपको ये कहानी नहीं जानना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसी के दरबार में, मतलब कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जो है, जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल जो है आता है ना। यह ध्यान रखना, इसके दरबार में होना चाहिए, बहादुर शाह के दरबार में आता है, ठीक है, जोशुआ केटलार, बस इतना ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ आप जाके देखिए। अब देखो इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह को ना शाहे बेखबर कहकर जो है पुकारा है। अभी आपने देखा, अच्छा, इसे शाहे बेखबर के नाम से क्यों पुकारा जाता है। पहली बात तो ध्यान रखना कि अगर स्टेटमेंट देके क्वेश्चन क्या पता बीपीएससी पूछ ले, तो एक तो आपने देख लिया कि लगभग ये 65 साल की उम्र में मुगल का बादशाह बनते हैं। दूसरी बात है ये ध्यान रखना, चूंकि एज भी हो गया था, और साथ में इनको कहा जाता है इतिहासकार के द्वारा कि ये भी नहीं पता था कि इनका जो क्षेत्र था, है ना, शासन व्यवस्था का जो क्षेत्र था कहाँ तक फैला हुआ था, कभी कभी ये भी भूल जाते थे। इसलिए जो है इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। और एज ज़्यादा हो गया था तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं था शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में, इसलिए
कौन ये उपनाम दिया है? तो खफी खां के द्वारा दिया गया था, है ना। इसका मृत्यु हो जाता है 1712 ईस्वी में। अब जैसे ही 1712 में ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है तो इनके 4 पुत्र होते हैं उस समय। एक का नाम था जहांदर शाह, है ना, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखो जैसे ही इसका मृत्यु हो जाता है 1712 ईस्वी में, तो इनके चारों पुत्र में ना अब फिर से वही चीज़ें, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होगा। और इसी कारण देखा जाए तो इसका लाश ना, ये बहादुर शाह प्रथम का लाश, जिसे का जो नाम था, बचपन का नाम मौजम था, औरंगजेब का ये पुत्र है, इनके लाश को लगभग इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है, अलग अलग बुक में आपको मिलेगा, इनके लाश को ना लगभग 1 महीना तक जो है रखा वैसा ही। और जब तक यहाँ पे ये निर्णय नहीं हो गया कि भाई अगला बादशाह कौन बनेगा, तब तक इनके बॉडी को, डेड बॉडी को रखा गया था, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। अब ये जहांदर शाह जो आप देख रहे हैं, तो अगला बादशाह ये बन जाता है, ये अपने तीनों भाई को हरा करके अगला बादशाह बन जाएगा, जो कि बहादुर शाह प्रथम का पुत्र होता है। ये किसका सहायता लेता है? तो जुल्फिकार खां रहता है, उनका सहायता ये लेता है ना, जहांदर शाह। अब यहाँ पे देख लो जहांदर शाह के बारे में थोड़ा सा। तो जहांदर शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1712 से लेकर 1713, एक ही साल रहता है, क्योंकि ये भी उतना योग्य शासक नहीं था, है ना। तो जहांदर शाह जुल्फिकार खां की मदद से अगला मुगल का बादशाह बनता है और उसे अपना जो है वजीर नियुक्त करता है। तो वजीर ना मुगल काल में देखा जाए तो बहुत जो है ना शक्तिशाली पोस्ट हुआ करता था। अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री का पद जिस तरीके से है, तो उस समय के मुगल काल में वजीर का पद हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, जुल्फिकार खां ने जहांदर शाह को क्या किया, अगला मुगल बादशाह बनाने के लिए मदद किया, है ना, बनने में मदद किया। तो जाहिर सी बात है, ये जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया, ठीक है। प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांदर शाह ने जो है आमेर के राजा जायसी को जो है मिर्जा की उपाधि, साथ ही मलवा के सूबेदार भी नियुक्त किया था। और साथ में देखा जाए तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को जो है महाराजा की उपाधि देकर जो है गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। कौन किया था? तो ये ध्यान रखना, जहांदर शाह ने, ठीक है। किसके सलाह पर? तो जुल्फिकार खां की सलाह पर, ये ध्यान रखना। इन्होंने जजिया कर जो है परमानेंटली खत्म नहीं किया था, लेकिन जो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगा दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जजिया कर के बारे में समझ लीजिए। जो जजिया टैक्स होता है ना, ये गाइड मुसलमानों पर जो है लगाया जाता था। और सबसे पहले भारत में जो जजिया कर लगाया गया था, किसके द्वारा? तो वो लगाया गया था वही मोहम्मद बिन कासिम, जो कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कई बार ना स्टेटमेंट देख के प्रश्न पूछ लेते हैं जजिया कर से, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, गैर मुस्लिम से जजिया कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि बाहरी लोग जो आक्रमण करते थे ना, तो जाहिर सी बात है भारत में भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है राजा होंगे, है ना, राजा थे जो कि अपने शासन व्यवस्था को चला रहे थे। तो गैर मुस्लिम से जजिया कर इसीलिए वसूल करते थे ताकि भाई हम आपको ना रक्षा दे सके या फिर आपको सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन था जजिया कर में, उसमें ब्राह्मण हो गया, विकलांग हो गया, कुछ अधिकारी जो कि इस टैक्स से बाहर रखा गया था। आगे चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि ये जजिया कर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहानी बता ही देता। देखो, जजिया कर ना मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं तो आपके मन में कई सारे अभी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यह जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। और यह जो है मुगल बादशाह अकबर आता है ना, ये ध्यान रखना, जब अकबर आता है तो इसे समाप्त कर देता है। लेकिन औरंगजेब क्या करता है ना, औरंगजेब इसे पुनः जो है लगा देता है। उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं जहांदर शाह, ये भी खत्म कर देता है। उसके बाद फिर से लग जाएगा। और पूर्ण रूप से कौन समाप्त कर देता है? तो जो मोहम्मद शाह, आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे ना, मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, रंगीला के नाम से जानते हैं, तो संपूर्ण रूप से, है ना, फाइनली समाप्त ये कर देगा। तो ये थोड़ा सा कहानी ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से लिंक करके मैं इसलिए बता दिया हूँ, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान रखिए। चलिए, तो देखो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं टाइम लूँगा। आप क्या करिए, वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं ये बता रहा था, आपने देखिए जजिया कर को जो है इन्होंने औरंगजेब द्वारा जो लगाया गया था तो इन्हें समाप्त कर दिया था, है ना, परमानेंटली नहीं। अपनी प्रेमी, जो इनके प्रेमी का नाम था वही लाल कुंवर से ये काफ़ी प्रभावित था। और कहा जाता है धीरे धीरे लाल कुमारी के जो है प्रभाव में आकर जहांदर शाह उसी के जो है जैसे जैसे ये बोलती थी, है ना, उसके हिसाब से ये चलना शुरू कर दिया था, है ना। इस कारण से कहीं ना कहीं कहा जाता है सैयद बंधु ना फरुख सैयद को साथ देते हैं और उसे हटा देते हैं और फरुख सैयद को अगला शासक बनाते हैं। फरुख सैयद कौन था? तो इनका भतीजा था, है ना, इनका भतीजा था, जहांदर शाह का भतीजा था, जो कि इनको मार देते हैं और अगला शासक बन जाता है। आप यहाँ पे देख लो, अगला बादशाह बन जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो अजीमुस्सान का पुत्र, है ना, अजीमुस्सान कौन था भाई? देखो, है ना, इन्हीं का भाई था, जहांदर शाह का भाई था अजीमुस्सान। देखो एक दूसरे से लिंक है। तो अजीमुस्सान का पुत्र जिनका नाम था फरुख सैयद ने सैयद बंधुओं की सहायता से कब? तो 1713 ईस्वी में जहांदर शाह की हत्या कर दी और अगला जो बादशाह बन जाता है वो अब फरुख सैयद बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सैयद बंधु कौन था? तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसे ना शासक निर्माता के नाम से भी जानते हैं। देखो भाई, मुगल बादशाह की मैं बात कर लूँ तो मुगल काल में देखा जाए तो अलग अलग गुट हुआ करता था। उस गुट में एक ना
चूँकि सैयद बंधु जो था वो अलग अलग दल था, अलग अलग गुट था, तो ये हिंदुस्तानी दल का था, है ना। हालांकि आपके एग्जाम में पूछना है तो यूपीएससी में ना डिटेल में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये सैयद बंधु था जो कि उनके सहायता से फर्रुख शेर जो है अगला बादशाह बनता है। और इसी सैयद बंधु को, ये सैयद बंधु दो भाई थे और इन्हीं को शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे। और ध्यान दें, लापरवाह या लंपट मूर्ख किसे कहा गया था, तो इसी जहांदर शाह को कहा गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब जहांदर शाह का काम खत्म हो गया, फर्रुख शेर आ गया, जहांदर शाह का भतीजा, है ना, यही है जहांदर शाह, आप देख लीजिए तस्वीर में। अब आ जाते हैं फर्रुख शेर पे, ठीक है ना। फर्रुख शेर की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो फर्रुख शेर का यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका समय काल था 1713, है ना, 1713 से लेके 1719 इसका समय काल था, ठीक है ना। ये सैयद बंधु के देखा जाए तो सहायता से अगला मुगल बादशाह बनता है। तो कह रहा है कि इसे जो है सैयद बंधुओं, जो कि दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला और दूसरा का नाम था हुसैन अली खां, के सहयोग से सिंहासन मिला। सैयद बंधु को जो है इतिहास में नृप निर्माता मतलब किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सैयद बंधु कौन था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको परिचय भी दे दिया हूँ। इसी के काल में जो है सिख नेता बंदा बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्रुख शेर के समय में बंदा बहादुर को ना फांसी की सजा दी गई थी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आता है और उसी दल में एक शल्य चिकित्सक था। शल्य चिकित्सक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा ये सर्जन था, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा जिसका नाम था हैमिल्टन, है ना। क्योंकि उस समय जब जॉर्ज सोरमन, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जॉन सोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल उस जिस समय भारत आया था, तो उसी समय ना फर्रुख शेर बहुत ज़्यादा इनका तबीयत खराब था, है ना। तो उसी दल में एक शल्य चिकित्सक था, बहुत बड़े सर्जन था, जिसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने क्या किया, इनका इलाज किया तो जाहिर सी बात है बेचारा ये ठीक हो गया। ठीक होने पे ये खुश होकर 1717 ईस्वी में फर्रुख शेर ने खुश होकर 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापार करने का बहुत सारे अधिकार यहाँ से इसे मिल गया था, है ना, ये इन्होंने दिया था फर्रुख शेर ने। अब देखो फर्रुख शेर की मैं बात कर लूँ तो सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सैयद बंधु को ये पता लग गया था, है ना, सैयद बंधु को ये पता लग गया था कि ये जो फर्रुख शेर है, मेरे बारे में ये इन्हें पता लग गया कि मैं उनके शासन व्यवस्था में जो हस्तक्षेप कर रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं फर्रुख शेर को ये पता लग गया था, है ना। तो ये क्या करेगा, इससे हटाना चाहेगा, है ना, फर्रुख शेर किसे, सैयद बंधु को। तो इससे पहले ही सैयद बंधु तो चालाक था भाई, दोनों भाई था, ये क्या किया, इसे मरवा दिया, फर्रुख शेर को मरवा दिया। और मरवाया कैसे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके पीछे भी कहानी है। तो देखो फर्रुख शेर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुख शेर को अंधा करके उनकी हत्या करवा दिया, आप देख सकते हो। अब सैयद बंधु क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली तो बादशाह बन नहीं सकता है, लोग विरोध करेगा। तब क्या करता है कि बीच में छोटे से मुगल बादशाह आ जाता है बहुत कम टाइम के लिए, है ना। सैयद बंधु ने, अब जाहिर सी बात इन्हें तो हत्या करवा दिया फर्रुख शेर को। सैयद बंधु देख लिया कि भाई ये अब फर्रुख शेर चालाकी कर रहा है, मेरा तो अब चलने देगा नहीं, तो ये सैयद बंधु को हत्या करवा दिया। उसके बाद बीच में छोटा सा जो है बादशाह आ जाता है ना, बहुत कम टाइम के लिए, रफ़ी उद दरजात, जो कि ये भी बहुत कम समय में ये बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो जाता है, और ये बहुत कम समय तक रहता है ना, देख सकते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल बादशाह में सबसे कम समय तक जो है कौन से बादशाह रहा है, तो ये यही है, रफ़ी उद दरजात इसका नाम था, जो कि 28 फरवरी से लेके 4 जून 2000, सॉरी मैं 2000 बोल रहा हूँ, देखो 28 फरवरी 1917 है ना, 1719 है, माफ़ी चाहता हूँ, 28 फरवरी 1719 से लेके 4 जून 1719 तक ही आप देख सकते हैं ये बादशाह रह पाता है, और ये मृत्यु इनका हो जाता है, चूँकि बीमारी से इनका मृत्यु हो जाता है ना। उसके बाद एक और बादशाह आता है जिसका नाम था रफ़ी उद दरजात, इनका भी मृत्यु जो है बहुत कम समय में हो जाता है, आप देख सकते हो। ये भी 6 जून का बादशाह बनता है, 6 जून 1917 में, और 17 सितंबर 1917 मैं बार 1917 बोला हूँ, 1719 में इनका भी मृत्यु हो जाता है ना, तो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्रुख शेर दुर्बल और कायर होने के कारण इसे घृणित कायर कहा जाता है। तो घृणित का कायर किसे कहा गया है, फर्रुख शेर को कहा गया है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरपोक भी था, है ना, दुर्बल था, यहाँ पे आपने देख लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला आता है मोहम्मद शाह, बहुत चालाक शासक था, है ना, और यही जो है सैयद बंधु को मरवा देता है। देखिएगा ना, बहुत, चूँकि इनको पता चल गया था सारी चीज़ें, तो अब सैयद बंधु क्या करेगा भाई, ये दोनों तो बहुत कम समय के लिए जो बादशाह बनता था, तो ये अपने आप इनकी मृत्यु हो जाती बीमारी से। अब यहाँ पे मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जानते हैं, इसका समय काल ना, टाइम पीरियड उत्तरवर्ती मुगल काल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। देखो भाई, इन्होंने जजिया कर अंतिम रूप से, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला अभी मैं बताया था ना, तो जजिया कर जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में, निजाम उल मुल्क कौन था, तो मैंने बोला ना कि मुगल काल में जो है, दोबारा सुनिए, मुगल काल में अलग अलग गुट हुआ करता था। तो एक जो गुट था जो कि निजाम मुल्क जो है, इनके नेतृत्व में, दोबारा सुनिए, निजाम मुल्क के नेतृत्व में ये जो देख सकते हो मोहम्मद शाह क्या किया, जो सैयद बंधु था, है ना, जिसे शासक निर्माता के नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तानी गुट का नेता था, जो कि मुगल दरबार में रहता था,
तो ये क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला या मोहम्मद शाह, जिसका नाम था रोशन अख्तर खां, तो इन्होंने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं को हत्या करवा दिया। चूँकि इनको पता चल गया था, मोहम्मद शाह को पता चल गया था, अगर हम चूँकि इन्होंने देखा था कि भाई मेरे से पहले जो है 3 शासक को कैसे इन्होंने, जब इनके बस में नहीं चलता था या फिर इनके हिसाब से काम को नहीं करते थे तो मरवा देता था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अगर हम इसको नहीं मरवाए तो ये मुझे मरवा देगा। तो ये सैयद बंधु का काम जो है ख़त्म कर दिया। कौन? तो मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जानते हैं, और यही मोहम्मद शाह रंगीला जो कि जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। तो अच्छा, ये ध्यान रखना इसका समय काल, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर रोशन अख्तर खां भी बोल सकते हो, इसका समय काल था 1719 से 1748। तो 1722 ईस्वी में सैयद बंधु का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब निजाम मुल्क जो है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी और अलग ये हो जाता है, क्योंकि इनके काल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुगल सत्ता एकदम पूरे तरीके से कमज़ोर हो जाता है, और इसी के काल में देखा जाए मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अलग अलग जो राज्य थे जो मुगल के अंदर में था, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्वतंत्र होना शुरू हो जाता है ना, अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लेता है ना। तो यहाँ पे एक कहानी आप देख लीजिए, यही जो निजामुल मुल्क जो है ना, चिलखलीज खां, दोबारा सुनिए, निजामो मुल्क चिलखलीज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र जो है आसफ जाही वंश का नींव डाल दिया है ना। किसके शासनकाल में? तो ये इसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसी के काल में अवध का मैं बात कर लूँ तो अवध को जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शहादत खां, और बंगाल को मैं बात कर लूँ तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां, और भरतपुर मथुरा में बदन सिंह, गंगा यमुना के दोआब वाला जो क्षेत्र में था रोहेलखंड, आपने आगे अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो रोहेलखंड था, और फरुखाबाद में जो है बंगस नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेता है, अलग अलग क्षेत्र में अपने राज्य का ना स्थापना कर लेता है और घोषणा कर देता है ये अब मुगल से स्वतंत्र है, हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, हम अपना शासन व्यवस्था को, हम उस क्षेत्र को खुद सुचारू रूप से चलाएंगे। तो ये कहानी कब शुरू होता है? तो मोहम्मद शाह के समय में होता है, और ये सबसे पहले कहानी ये शुरू कौन करता है? तो यही निजामुल मुल्क ने शुरू किया, ये निजामुल मुल्क चिलखलीज खां, जो कि मुगल का ही एक दल का कह सकते हैं संगठन था ये, ठीक है, और उस संगठन का ये प्रमुख व्यक्ति था निजामुल मुल्क चिलखलीज खां। तो ये हैदराबाद को जो है क्या करता है भाई, स्वतंत्र हैदराबाद में स्वतंत्र जो है आसफ शाही वंश का नींव डाल देता है, और यहीं से कहानी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किसके समय में होता है? मोहम्मद शाह के समय में होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जहाँ पे आगे कहानी क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह, 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो कि फारस के जो है शासक थे, दोबारा सुनिए, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो कि फारस के शासक थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया था। किसके समय में? कौन से मुगल बादशाह था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, या फिर मोहम्मद शाह भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 13 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित कर देता है, हरा देता है, बेसिक से बात है। नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर जो है भारत आया था, है ना। अवध के जो शासक था शहादत खां, ठीक है, आप देख सकते हो, जो कि अवध का जो है कहीं ना कहीं मुगल से अपना स्वतंत्र कर लिया था। दोबारा सुनिए, इस लाइन को देख लीजिएगा। तो नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उकसाने पर जो है भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां कहा जाता है अपना आत्महत्या कर लेता है ना। नादिर शाह के जो है भारत पर आक्रमण, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख लो। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था, जाहिर सी बात है, धन लूटना, और वह अपने साथ तख्ते ताऊस जो कि मयूर सिंहासन है ना, कोहिनूर हीरा नाम जरूर सुना होगा, तो अपने साथ ये फारस ले गया था, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह की मैं बात कर लूँ तो यह जो है ये विलासपूर्ण है, ध्यान रखना, ये विलासपूर्ण जो है आचरण के कारण इसे रंगीला जो है बादशाह कहा गया है, बेसिक बातें हैं। तो आपने देख लिया मोहम्मद शाह के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ से ये सारे की पॉइंट था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त किसने किया था, तो आप कहेंगे सर मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। प्रश्न पूछे जाते हैं फारस के शासक जो कि नादिर शाह कब जो है या फिर कौन से मुगल बादशाह के समय भारत पर आक्रमण करता है या दिल्ली वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, तो आप कहेंगे सर नादिर शाह, कब? 1739, ध्यान रखना। और 13 फरवरी, ये करनाल का युद्ध पूछे जाते हैं कि करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और जो फारस के शासक थे नादिर शाह, दोनों के बीच में होता है, जिसमें मुगल बादशाह हार जाते हैं, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला हार जाते हैं और ये जीत जाता है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक बातें आपको माइंड में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो अगला जो है बादशाह बनता है अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड होता है, देखो भाई, इसका 1748 से लेके 1754 तक जो है इसका समयकाल था अहमद शाह का। अब यहाँ पे भी देखो अहमद शाह अब्दाली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि इसके समय में भी भारत पर आक्रमण करता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो भाई इसने जो है अवध के सूबेदार, इसका नाम था
इसका नाम था सफदर जंग, है ना, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है सफदर जंग, है ना। तो पुनः रिपीट करता हूँ, अहमद शाह जिनका সময়काल 1748 से 1754 था, तो इसने अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर नियुक्त किया और अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है था, तो ये भारत पर आक्रमण करता है। ये जो तस्वीर में आप देख पा रहे हो यही है अहमद शाह अब्दाली, है ना। किसके समय में भारत पर आक्रमण करता है? तो अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में लोग गलती करते हैं, नहीं करना आपको आज के बाद। अहमद शाह के समय देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली ने, ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं अहमद शाह अब्दाली, लगभग टोटल 5 बार आक्रमण करता है। 1748 से 1754 के बीच में 5 बार टोटल आक्रमण करता है। इसने कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत पर कहा जाता है 7 बार आक्रमण किया था। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है भी नहीं। अगला बादशाह आता है आलमगीर द्वितीय। देखिए वजीर, दोबारा सुनिए, अगला जो मुगल बादशाह आता है आलमगीर द्वितीय आता है। इसका समयकाल है 1754 से लेके 1759 तक। यह जो है वजीर इमाद की मदद से ये अहमद शाह को क्या किया था, तो पद से हटा दिया था, अपदस्थ कर जहांगीर का पुत्र अजीम उद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल का जो है ये क्या होता है, आलमगीर द्वितीय है ना, आप देख सकते हैं आलमगीर द्वितीय ये किसका था, तो अजीमुद्दीन जो कि जहांगीर शाह का पुत्र था, तो उनका उपाधि के साथ मुगल का बादशाह बनता था। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बस इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई शाह आलम द्वितीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समयकाल था 1759 से लेके 1806 तक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। देखिए इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शाह आलम द्वितीय है ये, ध्यान रखना। तो इसका जो समयकाल था शासन व्यवस्था का 1759 से 1806 तक, ठीक है ना। अब प्रश्न पूछे जाते हैं, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कौन से मुगल बादशाह था, ठीक है ना। तो ये शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज के जो है, दोबारा सुनिए, शाह आलम द्वितीय के काल में बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज ने हेक्टर मुनरो के, किसके, तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच, ये संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है, जिसमें नवाब की हार होता है और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ जाता है। तो मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, एक तरफ तो हेक्टर मुनरो की सेना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहता नहीं रहना भैया। एक तरफ देख सकते हो हेक्टर मुनरो की सेना है, दूसरी तरफ जो ये बक्सर का युद्ध होता है उसमें दूसरी तरफ 3 जो है नवाब लड़ते हैं। एक तो मुगल सेना जिसका नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, ये शाह आलम द्वितीय है। उसके बाद यहाँ पे अवध के नवाब शुजाउद्दौला उनकी सेना था और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना, मतलब ये तीनों की सेना, मुगल की सेना, अवध की सेना और ये जो आप देख सकते हो बंगाल के अपदस्थ जो शासक था मीर कासिम, उनकी संयुक्त सेना, और एक तरफ कौन था, हेक्टर मुनरो की सेना। तो ये लड़ा जिसमें इनकी पराजय होता है। जो भारतीय नवाब थे उनका क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो नवाब ना यूपी में, यूपी के जो शासन व्यवस्था उस समय चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे नवाब के नाम से जाना गया है ना, उनके पद का ही नाम नवाब था। ये कुछ बेसिक बातें था, मैं आगे चर्चा करूँगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए डाउट में मत रहिएगा, है ना। अब देखो इस पराजय के साथ होता यह है कि शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेज के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। कहाँ पे, इलाहाबाद में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मराठा सरदार, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ये एकदम ना कह सकते हो बुक में NCERT में कोना में छिपा हुआ क्वेश्चन रहता है। देखो मराठा सरदार था जिसका नाम था महादजी सिंधिया, इसका नाम ही था महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया था। बहुत पूछे जाते क्वेश्चन, चूँकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई किसके सेना की मदद से, है ना, शाह आलम द्वितीय को, किसके सेना की मदद से शाह आलम द्वितीय को कहाँ से, तो आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद से दिल्ली तक जो है ले जाया गया था। तो ये मराठा सरदार, है ना, मराठा सरदार जिसका नाम क्या था भाई, महादजी शिंदे के सेना की मदद से। और ये क्वेश्चन हर एक बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना, ये सिर्फ आपको NCERT में मिलेगा, इसमें भी ओल्ड NCERT में, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जा सकते हैं, BPSC चूँकि इस बार मूड में है, तो देखो ध्यान रखना, चूँकि जाहिर सी बात है मराठा सरदार महादजी सिंधिया जब इलाहाबाद से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, तब इन्होंने प्रसन्न होकर जो है शाह आलम द्वितीय ने इन्हें एक उपाधि दिया, है ना, अमीर उल उमरा, ध्यान रखिएगा, अमीर उल उमरा
वकील उल मुतलक की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक बार सुने भी रहेंगे ना तो भाई आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अगला पॉइंट है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम था अली गोहर, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शाह आलम द्वितीय के समय में देखा जाए तो जनरल लेक, ध्यान रखना, जनरल लेक ने दौलता, ये जनरल लेक है, ध्यान रखना, लेक ने दौलता राव सिंधिया को पराजित किया और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक ना, तो आप देख सकते हो तस्वीर भी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला अकबर द्वितीय, इसका समय काल था। शाह आलम द्वितीय के बाद जो है अकबर द्वितीय ही आता है, 1806 से 1837 तक था, और ये अंग्रेजों के संरक्षण में ही था, है ना। ये अंग्रेज का पेंशन भोगी थे, आप कह सकते हो, क्योंकि यहीं पे कहानी शुरू हो जाता है शाह आलम द्वितीय से ही, है ना। क्योंकि जब इलाहाबाद का संधि होता है ना, तो ये अंग्रेज का पेंशन भोगी यहीं से बनना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग की बात है। मराठा जो शासक थे जिसका नाम था, अभी मैं बताया था ना कि महादजी शिंदे, इन्होंने इलाहाबाद से उन्हें पुनः जो है शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन यहीं से कहानी शुरू हो जाता है। अंग्रेज के पेंशन भोगी प्रश्न पूछ जाते कौन से मुगल बादशाह था, तो कहानी यहीं से लाके शुरू हो जाता है पूर्ण रूप से। ये दोनों तो है ना, ये दोनों अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय तो पूरे तरीके से अंग्रेज का पेंशन भोगी तो था ही, है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यह अंग्रेज के संरक्षण में देखा जाए तो शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसने राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि प्रदान किया था अकबर द्वितीय ने। क्यों किया था? क्योंकि अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को ना वो ब्रिटेन भेजा था, और ये सफल भी रहा था। तो जब वहाँ से ब्रिटेन से आता है तो राजा राम मोहन राय को ये ना राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो है अंतिम मुगल बादशाह आता है, और यहीं से मुगल का ये अंतिम बादशाह होता है, और मुगल पद ही यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, पोल साइंस पढ़ेंगे वहाँ पे भी। तो बहादुर शाह द्वितीय की मैं बात कर लूँ तो इसका जो समय काल था 1837 से लेकर 1858 तक, है ना। ये अंतिम मुगल बादशाह होता है। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे, चूँकि ये प्रत्येक महीना जो है एक कह सकते पत्रिका भी निकालते थे, और चूँकि जफर के, जिसे जफराना उर्दू में कहा जाता है ना, आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसका नाम बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर भी कहा गया है ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण जो है अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जो है इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है, और यहीं से मुगल का पद हमेशा के लिए खत्म ही हो जाता है। 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है, उसमें मुगल पद को समाप्त कर देता है ना। तो फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या भारत और यूरोपियन जो कंपनियां हैं, क्या प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के दौर में क्या भारत के साथ व्यापार नहीं करते थे? हाँ, करते थे, लेकिन एक घटना घटता है, जरा सा मैप पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये है यूरोप महाद्वीप, आप सबको पता होना चाहिए। ये है एशिया महाद्वीप, आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा, और अपना भारत जो है ना यहाँ पे है। तो ये लोग जो पहले व्यापार करते थे ना, इस रास्ते से डायरेक्टली जो है स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, समुद्री मार्ग बहुत कम तय करना पड़ता था। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक तिथि थोड़ा सा माइंड पे रखिएगा, क्योंकि भाई मैं पुनः कराऊँ, ये रिवीजन सीरीज है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जो आपके प्री एग्जाम की डिमांड है उतना ही कर पाऊँगा। तो एक डेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1453 ईस्वी। अब 1453 ईस्वी में क्या होगा कि इस क्षेत्र में, अरब वाला क्षेत्र में किसका अधिकार हो जाएगा? तो ये तुर्क लोगों का अधिकार हो जाएगा। तो जब इन लोगों का अधिकार होगा तो ये यूरोपियन जो व्यापार करेंगे इनके साथ, भारत के साथ आएंगे इस रास्ते से, तो मनमाने तरीके से टैक्स वसूलेंगे, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस समय भारत में मध्य काल चल रहा था, उस समय यूरोप में देखा जाए तो आधुनिक यूरोप का दौर चल रहा था। नए नए समुद्री मार्ग की खोज, नए नए इनोवेशन, यहाँ पे सब कुछ था। वहाँ के राजा भी वहाँ के व्यापारी को फुल सपोर्ट कर रहे थे। तब दौर शुरू होता है कि भाई अब ये जो रास्ता बंद हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अब इनके साथ तो व्यापार करना है भाई। और यहाँ पे खासतौर पे मसाले के लिए ये जो क्षेत्र था प्रसिद्ध था, तब ये लोग समुद्री मार्ग का खोज करेगा, है ना। तो ये अलग अलग व्यक्ति आएंगे, फिर इस मार्ग से आएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे केप ऑफ गुड होके, और यहाँ पे फिर आएंगे और यहाँ पे व्यापार शुरू हो जाएगा। फिर अंग्रेज फिर आता है, फिर भारत को अपना उपनिवेश बनाता है। ये सारी चीज़ें यहीं से कहानी शुरू होता है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, तो ये सब जो आपका काम का चीज़ है मैं बता ही दिया हूँ। आपको पढ़ना है तो ये PDF में दे दूँगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये PDF जो है ना, ये डीप में थोड़ा सा लिखा गया है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, है ना। आप पढ़िएगा तो बहुत कम टाइम लगेगा, एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो कहानी शुरू हो जाता है, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्री एग्जाम में,
कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए भारत में व्यापार करने के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आगमन से क्रम होगा जब ये लोग भारत में व्यापार करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आता है। क्रम ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रम। ये आगमन का क्रम है, जब कंपनी आता है तब कंपनी का स्थापना होगा। तो कंपनी स्थापना, वो कंपनियां अपने देश में कंपनी का स्थापना करेगा, ऐसे नहीं कि भारत में आके कंपनी का स्थापना करेगा, भारत में आके फैक्ट्री लगाएगा, लेकिन कंपनी का जो फॉर्मेशन होगा, नामकरण होगा, ये सारी चीज़ें तो भाई अपने देश में करेगा। अपने देश के जो शासन व्यवस्था होगा या फिर जो भी राजा होगा तो उनसे परमिशन लेंगे कि भाई हम दूसरे देश के साथ जाएंगे व्यापार करने के लिए। तो थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं करना है। तो कंपनी का आगमन का क्रम यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, उसके बाद डेनिश आता है, उसके बाद फ्रांसीसी आता है। ठीक है, आता कब है, तो पुर्तगाली आता है 1498 में, डच आता है 1605 में, अंग्रेज आता है 1608 में, डेनिश आता है 1620 में, और फ्रांसीसी कंपनी आते हैं वो 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कंपनी का आगमन का क्रम है। तो सबसे पहले एक नंबर पे पुर्तगाल, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे डेनिश और पाँचवें नंबर पे फ्रांसीसी। टाइम पीरियड भी एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, लिख लिख के याद हो जाएगा, क्योंकि ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है खासतौर पर बीपीएससी एग्जाम में। अब देखो कंपनी स्थापना का क्रम भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन रहता है। तो कंपनी स्थापना के क्रम में जाहिर सी बात है पहले पुर्तगाली आएगा, तो ये पुर्तगाली पहले कंपनी स्थापना भी करता है, अपने देश में किया 1498 में। उसके बाद कंपनी स्थापना ना अंग्रेज करता है, ये 1600 ईस्वी में ही कर लेता है। लेकिन दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे डच आगमन के क्रम में डच आ जाता है पहले, लेकिन कंपनी स्थापना अंग्रेज पहले करता है, बाकी सब सेम है ना। तो कंपनी स्थापना के क्रम में दूसरे नंबर पर कंपनी स्थापना करता है अंग्रेज, आने के क्रम में दूसरे नंबर पे आ जाता है डच, तीसरे नंबर पे कंपनी स्थापना करता है डच, ये 1602 में, अंग्रेज करता है 1600 में, डेनिश कुछ बुक में आपको 1599 दिखेगा, तो ये पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ था, है ना, तो 1600 ईस्वी ही देता है। डेनिश 1616 ईस्वी में कंपनी स्थापना करता है, ये सारी कंपनी अपने देश में कंपनी स्थापना किया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में कंपनी स्थापना करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान में रखेंगे कंपनी का स्थापना क्रम और आगमन का क्रम, सारे टीट भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। अब आइए देख लेते हैं समुद्री मार्ग का खोज, है ना। तो यहाँ पे देख लो भाई, बहुत अच्छा लाइन है ना, समुद्री मार्ग का खोज। तो देखो ब्राज़ील का जो मतलब यूरोप और ब्राज़ील, तो प्रश्न पूछे जाते हैं ब्राज़ील का खोज किसने किया था, ब्राज़ील के समुद्री मार्ग का। तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील का खोज कैब्रल ने किया था, ये 1500 ईस्वी में कर लिया था। और ये कैब्रल कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। बीपीएससी में देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के तमाम एग्जाम में, चाहे दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करो, ये वीडियो देख के चले जाना, क्वेश्चन नहीं मिस होगा। अमेरिका की मैं बात कर लूँ तो अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज किया था कोलंबस, और 1492 है, ध्यान रखना 1492 ईस्वी में, है ना। और ये कोलंबस स्पेन के निवासी थे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किया था कौन, तो वास्को डिगामा ने किया था, और 1498 ईस्वी में ये वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। ऑस्ट्रेलिया का जो है कुक ने किया था, कुक जो है ब्रिटेन के थे। न्यूजीलैंड व तस्मानिया के खोज जो है उनके समुद्री मार्ग का खोज तस्मान ने किया था, और तस्मान जो है ये हॉलैंड के निवासी थे। तो ये 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा स्पीड कर करके, ठीक है ना। पीडीएफ दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस मैं कह रहा हूँ नहीं छूटेगा क्वेश्चन। अब देखो भाई, तो सबसे पहले पुर्तगाल आता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो पुर्तगाली को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, है ना, सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको हालांकि बताते जाता हूँ, जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है ना, जो पूछा गया है और क्या पूछे जाएंगे मैं सब बताते जा रहा हूँ। तो जो बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, मतलब माइंड में रखिएगा। तो पुर्तगाली का जो टाइम पीरियड था, तो 1498 में एंट्री कर गया था ये भारत में, ये ध्यान रखना। और भारत से जो गया है ये 1961 में, तो ये सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख भी दिया हूँ, पुर्तगाल जो है देख सकते हैं आप, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1498 में आया और वापस कब गया भारत से, 1961 में, ठीक है, ये 1961 है। 1498 में आया, 1961 में गया। प्रथम प्रयास जो है 1487 ईस्वी में जो किया था, यूरोप और ख़ास तौर पे पुर्तगाल और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज के लिए, ये बार्थोलोम्यू डियाज थे। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये व्यक्ति जो है कहाँ तक पहुँचा था, केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। केप ऑफ गुड होप क्या होता है जरा सा देख लो। देखो भाई, ये है, आराम से देख लीजिए, है ना।
आपको मैं बता दूँ ये लोग कहाँ से निकले थे। देखो ये है ना, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप, आप सबको पता होना चाहिए। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो क्षेत्र है देख सकते हो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो भूमि है ना, ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये जो नुकीला भूमि होता है इसे ही कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो जब बार्थोलोम्यू डियाज जो यहाँ से निकला है ना, यहाँ से निकलने के बाद कई बार प्रश्न पूछ लेते कि भाई बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ के थे, भाई ये पुर्तगाली थे, है ना। तो देखो ये पुर्तगाल से निकला यहाँ से, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, मैं अभी बोला हूँ ना। अफ्रीका महाद्वीप के ये जो जगह था केप ऑफ गुड होप, बेचारा यहाँ तक आया। यहाँ पे आने के बाद जो देखा ना, इधर पानी ही पानी है, क्योंकि भारत तो यहाँ पे था और इस क्षेत्र में एकदम पानी पानी है। तो इन्हें लगा कि भाई इधर एकदम पानी पानी है, अब हम नहीं जा सकते हैं, ये हिम्मत हार दिया। तो फिर यहाँ से वापस चला गया। तो ये बेचारा यहाँ से आया और मैंने बोला ना कि अभी 1487 ईस्वी में इस जगह का खोज कर लिया। यहाँ तक तो जाहिर सी बात है कि आ गया था। अब वास्को डी गामा की बारी है, क्योंकि वास्को डी गामा तो जाहिर सी बात है सेम रास्ते से यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक तो ऑलरेडी पहले बार्थोलोम्यू डियाज आ गया था। अब वास्को डी गामा यहाँ आया, यहाँ पे इन्हें एक व्यक्ति मिल गया जो कि चर्चा करेंगे, है ना। तो पहले मैं आपको इस लाइन पे लेके चलता हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में, सबसे बाद में गए। प्रथम प्रयास 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यू डियाज जो है केप ऑफ गुड होप की खोज किया। कहाँ पे है, तो ये आपने देख लिया, जो अफ्रीका महाद्वीप है उनके सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, जो कि तीनों तरफ से मतलब कि पानी से घिरा हुआ है। और ये जो नुकीला भूमि होता है ना, उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। बेसिक बातें ध्यान रखना। तो यहाँ तक इसका खोज कर लिया। अब द्वितीय जो प्रयास किया था, है ना, ये किया है भाई, ये भी पुर्तगाली थे, बार्थोलोम्यू डियाज भी पुर्तगाली थे। तो द्वितीय प्रयास करेगा कौन करेगा, तो वास्को डी गामा करेगा। ये 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा गुजराती यात्री अहमद मजीदी की सहायता से केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का जो जगह मैं बताया था अभी दिखाया हूँ मेरे को, वहीं से होते हुए भारत के कालीकट पहुँचा। कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा स्वागत किया। और जाहिर सी बात है वास्को डी गामा अगर वहाँ पे पहुँचा है, अगर नहीं पहुँचा ही है, तब जब पहुँचा ना कहाँ पे, कालीकट बंदरगाह पे, तो ये केरल में पड़ता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे जो अरब के व्यापारी पहले से व्यापार कर रहे थे, तो वो विरोध भी किया, लेकिन ये चालाक थे, बहुत चालाक थे। कौन, वास्को डी गामा, है ना। सबको इग्नोर किया और उनको लगा कि यार वो इतना होते ही रहते हैं, है ना, कि अगर नए कोई व्यापारी आता है, पुराने व्यापारी पहले से कर रहे हैं, तो मिर्ची तो उन्हें लगता ही है, तो हमें घबराना नहीं है। ये बेचारे वहाँ पे सारे सामान भी खरीदे, वहाँ से निकले भी, जो जिसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान इतना रखना है कि पुर्तगाली आता है 1498 में, जाता है 1961 में। पहले पुर्तगाली कौन आता है ना। तो प्रथम प्रयास किया था 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, किसका खोज कर लिया, केप ऑफ गुड होप का। दूसरा प्रयास 1498 ईस्वी में 20 मई, ये डेट भी ध्यान रखना, 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा करता है। अब देखो यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए, किधर चला गया तस्वीर, है ना, यहाँ पे, चूँकि वास्को डी गामा जब निकला ना यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र का तो ऑलरेडी खोज कर लिया है कौन, बार्थोलोम्यू डियाज। तो जैसे ही इस सेम रास्ते से यहाँ पर आया वास्को डी गामा, तो यहाँ पे एक व्यक्ति था अहमद मजीदी, यहाँ पे एक व्यक्ति मिला जो कि ये भारतीय थे, ये गुजरात के थे, गुजरात के व्यापारी ही थे। तो यहाँ पे इन्हें मिला वास्को डी गामा को और बोला कि भाई हमें इधर जाना है। तो बोला ठीक है चलो हम इधर चलेंगे, और ये सारी चीज़ें इनको बताया। फिर ये लेके गया यहाँ, और यहाँ पे जो यहाँ के जो राजा थे, है ना, तो यहाँ के राजा कौन थे, तो आप कहेंगे सर कालीकट के राजा, जो कि केरल में पड़ता है, जमोरिन था। जैसे वास्को डी गामा जाता है तो जमोरिन बोला कि भाई ठीक है आप आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से व्यापार कर सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। तो ये परमिशन मिल गया, वहाँ से ले गया, भरपूर स्वागत भी किया। तो बस ये ध्यान रखना आपको। चलिए, तब होता ये है, ये स्वागत किया, अरबी व्यापारियों ने विरोध किया, मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब देख लो थोड़ा सा कहानी और। अब यहाँ पे होता ये है कि कंपनी, यहाँ पे हालांकि मैं लाइन भी लिख दिया हूँ, देख सकते हो, पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। तो भाई पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। 1498 में इसका स्थापना हुआ था। प्रथम केंद्र इन्होंने कोचीन, केरल के कोचीन में 1503 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापना करता है। द्वितीय केंद्र कुन्नूर, केरल में, और ये 1505 में, ठीक है, ये केरल के कुन्नूर में खोला। प्रथम गवर्नर जो था पुर्तगाल का, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, है ना, देखेंगे। और ये दोनों जो क्षेत्र था, जो पुर्तगाली कंपनी अपना जो फैक्ट्री खोला था 1503 में और 1505 में, दोनों था, एक था केरल के कोचीन में, एक था केरल के कुन्नूर में। ये मालाबार तट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इंडियन ज्योग्राफी में,
बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। तो यही मालाबार तट पर है, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं अभी वास्को डी गामा के बारे में पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये मत बोलिएगा कि सर वास्को डी गामा छोड़ दिए, नहीं, देख लीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद पुर्तगाल को थोड़ा सा देख लीजिए। तो पुर्तगाल का शासक उस समय था भाई मैनुअल प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सपोर्ट कर रहा था व्यापारी को। और राजकुमार था वहाँ का डॉन जो है हेनरिक, जिसे हेनरिक द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। अब जब पुर्तगाली भारत आया था तो भारत की स्थिति क्या था, जरा सा देख लीजिएगा, है ना। भारत की क्या स्थिति था, तो दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी अपना शासन व्यवस्था को चला रहा था, लोदी वंश चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य भी एक तरफ था। तो विजयनगर साम्राज्य में नरसिंह राव द्वितीय जो कि सालू वंश के थे, वो अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे। गुजरात में मोहम्मद बेगरा का, अभी यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया था, है ना। तो ये बुक में थोड़ी ना मिलेगा, हर एक बुक में, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए। तो ये गुजरात का जो शासक था जब पुर्तगाली भारत आता है उस समय, ये मोहम्मद बेगरा था, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में कौन था, सिकंदर लोदी, है ना, लोदी वंश का शासन चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य में, है ना, कौन था भाई, नरसिंह राव था, और जो कि यहाँ पे शालू वंश था उस समय। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पुर्तगाल का स्थिति भी आपने देख लिया, तो ये थोड़ा सा आपको माइंड पे रखना है। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तब आएगा, एक दिन में नहीं आ जाता है। ये है वास्को डी गामा, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा वास्को डी गामा के बारे में कहानी को। देखो वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट पहुँचता है। कालीकट कहाँ पे है सर, केरल में है, ठीक है। जहाज़ की मैं बात करूँ तो इनका जहाज़ था सावो गैब्रियल, ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते पहुँचता है। सहायता कौन करता है इसका, तो गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था अहमद मजीदी। कालीकट का शासक कौन था, जमोरिन, भरपूर स्वागत किया। अरबी व्यापारी जाहिर सी बात है जब आया था तो इनका विरोध किया था। कालीकट तो यहाँ से जो वास्को डी गामा थे क्या लेके गए, तो काली मिर्च मसाला जब भारत से लेके गया ना, तो भाई अपने देश में पुर्तगाल में जो बेचा, तो जितना हमें लेके गया उसका 60 गुना फ़ायदा हुआ। ये भाड़ा काट के, है ना, इनका जो जितने भी खर्च लगा था, खर्च को काट के इन्हें 60 गुना फ़ायदा हुआ। उसके बाद फिर से 1502 में दोबारा भारत आया था, और कोचिन में प्रथम फैक्ट्री, मैंने आपको बोला था कि 1503 में स्थापना हुआ था पुर्तगाली का प्रथम। और तीसरी बार जब ये वास्को डी गामा भारत आता है तो 1524 ईस्वी में, तो 1524 में जब तीसरी बार आता है तो इनका मृत्यु हो जाता है 24 दिसंबर 1524 को, कहाँ पे, कोचिन में। कोचिन के केरल में ही इसे दफनाया भी गया है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तो वास्को डी गामा के बारे में कहानी आपने देख लिया, और इतना ही पूछे भी जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये जो गवर्नर थे पुर्तगाल के, कौन कौन से व्यक्ति थे, यहाँ पे देख लो। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप माइंड पे रख लीजिएगा। प्रथम कंपनी जो भारत आया था, आप सबको क्रम तो पता ही है कि पहले नंबर पे यहाँ पे लिख दो एक बार, आगमन का जो क्रम था यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपनी का आगमन याद होना चाहिए यार। पहले पुर्तगाल आता है भाई, दूसरे नंबर पे कौन आता है सर, डच आ जाता है, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आता है, मैं आगमन का क्रम बोल रहा हूँ, चौथे नंबर पे डेनिश आता है, और 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रम ध्यान रखना। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो प्रथम पहले पुर्तगाली आएगा, तो पुर्तगाली पहले अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापना करेगा। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे, तो कोचिन के केरल में 1503 में पुर्तगाली का ये टाइम पीरियड है। उसके बाद कौन आएगा, डच आएगा। तो देखो डच यहाँ पे जगह का नाम क्या था भाई, मसूलीपट्टनम। ये कंपनी स्थापना करता है 1605 में, ठीक है। ये 1605 में फैक्ट्री खुलता है भारत में, 1605 में। प्रथम केंद्र ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, डच का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अंग्रेज आएगा, यहीं पे खोलेगा। यहाँ पे प्रश्न कैसे कैसे पूछ जाते हैं हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 1608 में तो ये आगमन होता है इसका, लेकिन प्रथम फैक्ट्री, हालांकि ये 1608 में कंपनी खोलने का प्रयास किया था कहाँ पे, तो गुजरात में, सूरत में, लेकिन चर्चा करेंगे इसके बारे में भी क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल इसका। प्रथम फैक्ट्री ये आंध्र प्रदेश में 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में किया था। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है, आगे चर्चा करेंगे। अंग्रेज 16 से 8 में आता है, 1947 में जाता है, देखेंगे। अंग्रेज के बाद जो है यहाँ पे डेनिश होगा, है ना। और आप यहाँ पे देख सकते हो 1616 में आता है, 1745 में चले जाते हैं। तो प्रथम केंद्र ये खोलता है भाई ट्रावनकोर, जो कि तमिलनाडु में है, 1620 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी आप देख सकते हो, ये 1668 में आता है और 1954 में जाता है। ये प्रथम केंद्र सूरत में 1668 में खोलता है। कुछ बेसिक कहानी था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, मैं इसलिए रिवीजन करवा दिया हूँ ताकि आप ना इसे एक बार अच्छे से देखें। वास्को डी गामा को पढ़ लिए। अब यहाँ पे पुर्तगाली को देख लीजिए। पुर्तगाली का जो गवर्नर था, कौन कौन से व्यक्ति था और
पुर्तगाली का क्या क्या देन है यहीं पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आप अल्मेडा नाम रख सकते हो। इनका जो टाइम पीरियड था जब भारत में गवर्नर बन के आया था तो 1505 से 1509, तो भारत में यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने जो है कुन्नूर हो गया, कोच्चिन हो गया और अंजी द्वीप है या फिर आजी द्वीप भी बोल सकते हो मैं, किले का भी निर्माण करवाया था। ठीक है ना। भारत के संदर्भ में इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति को मजबूत करना था। मजबूत करने का क्या पीछे का कारण रहा होगा? तो आप कहेंगे सर समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना इनका मेन उद्देश्य था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसे ही कहा जाता है ना, जिसे हम लोग कार्टेज प्रणाली भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्टेज प्रणाली। तो ये कौन शुरू किया था? तो ये किया था भाई अल्मीडा ने, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे। टाइम पीरियड ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं इसका, बस यहाँ से ध्यान रखना है। कुन्नूर और कोचिन में फैक्ट्री भी स्थापना किया था। ये है इसका तस्वीर। अब आ जाते हैं पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर। दूसरा गवर्नर का जो टाइम पीरियड था ये 1509 से 1515 होगा, या पुर्तगाल का जो है यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा गवर्नर था। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम तो ये था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं व्यक्ति जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो पूरा नाम मत ध्यान रखिएगा, ये अल्बुकर्क ध्यान रखिएगा, ये अल्मीडा है, तो अल्मीडा अल्बुकर्क, ये पहले आएगा, ये दूसरा था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। इन्होंने 1510 में गोवा, 1511 में मलक्का, 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से प्रश्न पूछा गया है, ये माइंड में रखिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा लिख लिख के। और इन्होंने क्या किया था? ये अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना केंद्र बनाया था। हाँ, अल्बुकर्क ही देखा जाए तो इन्होंने भारतीय महिला के साथ जो है विवाह नीति को जो है शुरू किया था। कौन से पुर्तगाली? तो ये अल्बुकर्क ने ही किया था। प्रश्न पूछे जाते हैं। सती प्रथा पर जो है रोक लगाने का प्रयास यही व्यक्ति ने किया था, अल्बुकर्क ने, है ना। ये पुर्तगाल के दूसरे गवर्नर थे। उसके बाद एक व्यक्ति और आता है, आप देख सकते हो, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। टाइम होता है टाइम पीरियड 1529 से 1538। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्या लाइन पूछे जाते हैं जरा सा देख लेना। तो अल्बुकर्क के पश्चात अगला जो गवर्नर था यही था, नीनो डी कुन्हा। ये इन्होंने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली प्रांतों की राजधानी कहाँ पे, कोचीन से बदलकर कहाँ पे कर दिया? गोवा बना दिया, गोवा, है। और 1534 ईस्वी में दीप तथा बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक जिसका नाम था बहादुर शाह से ये प्राप्त किया था। बेसिन, दोनों जगह ध्यान रखना, दीप और बेसिन। गुजरात के तत्कालीन शासक, उस समय का जो शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह से जो है ये प्राप्त किया था। कब? तो 1534 ईस्वी में। यहाँ से नीनो डी कुन्हा को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो है ये, हालांकि इसके बारे में तो पूछे नहीं जाते हैं, तो ऊपर भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अल्फांसो डी सूजा, इसका टाइम पीरियड था 1542 से ये 1542 तक ही था। 1542 से 45 कर लीजिएगा ना, इसका जो टाइम पीरियड था अल्फांसो डी सूजा का, ये 45 कर लीजिएगा, 45 है ना। PDF में भाई ये सुधार कर लेना, 42 ही नहीं है, 45 है ना। तो इसके बारे में देखो, नीनो डी कुन्हा के पश्चात डी सूजा गवर्नर बना, और इसके समय प्रसिद्ध, आप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि इसी के समय में जो प्रसिद्ध संत थे फ्रांसिस्को जेवियर गोवा आया था, है ना। ये है, इसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर। बहुत पूछे जाते क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली गवर्नर के समय में भारत आया था? तो ये अल्फांसो डी सूजा के समय में आया था। बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख लेते हैं पुर्तगाली का योगदान। चलिए, तो पुर्तगाल के योगदान की बात कर लूँ तो देखो ध्यान रखना, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ना गोवा में खोला गया था, और ये पुर्तगाल का दिन है। कब खोला गया था? ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1556 ईस्वी में, ठीक है। देखो फसल की मैं बात कर लूँ तो पुर्तगाल का जो दिन है, तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम, है ना। अल्फांसो आम, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सब पुर्तगाल का देन है, ठीक है। जहाज बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में देखा जाए तो जहाज निर्माण का जो कला दिया है ना, ये पुर्तगाल का ही देन है। ईसाई धर्म की मैं बात कर लूँ तो ईसाई धर्म जाहिर सी बात है ये पुर्तगाली का धर्म है, जो कि भारत में जो लोग अपनाए थे। तो प्रथम चर्च जो कि 1510 ईस्वी में भारत में ये प्रथम चर्च का स्थापना कर दिया था। और आप देख सकते हो सेंट थॉमस केरल में कौन से कला पर आधारित है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रथम चर्च था ईसाई धर्म का है, सेंट थॉमस केरल में है। तो ये गौथिक स्थापत्य कला पर आधारित ये जो है चर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो पादरी थे, है ना, पादरी मतलब कि ईसाई धर्म का जो है कह सकते हैं, मतलब कि ईसाई धर्म में जो प्रथम नियुक्त व्यक्ति था जिसे पादरी कहा जाता है ना,
है ना। हम लोग हिंदू धर्म में नहीं कहते पंडित, तो उसमें यहाँ पे होता है पादरी। तो ये कौन था भाई, इस चर्च में नियुक्त किया गया था, इसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, है ना, फ्रांसिस्को जोवियर या जेवियर बोल सकते हो, कई जगह जेवियर लिखा रहता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। मैं पुनः कराऊँ, ये PDF आप लोगों को तो दे ही दिया हूँ पेड बैच में। जो लोग PDF पेड बैच में नहीं हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं बता ही दिया हूँ कि 1099 पे करके आप PDF ले सकते हो ऑल सब्जेक्ट का। उसका वीडियो भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी जोड़ दूंगा, तो जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, पुर्तगाली के पतन का कारण क्या है जरा सा देख लो। तो देखो, धार्मिक असहिष्णुता, यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष, ये भी कारण रहे, आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्टेज अर्मीदा काफिला, समुद्री लूट की नीति, ये भी पतन का कारण बना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा के गवर्नर जो था ये था बोस्सा, है ना, बोस्सा। मैंने आपको बोला था ना कि पुर्तगाली आया था 1498 में, गया है 1961 में। तो आप देख सकते हो जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ उस समय भी पुर्तगाल के गोवा वाला जो क्षेत्र पे गवर्नर था ये बोस्सा था, ठीक है ना। अंतिम गवर्नर जो था, जिनका नाम था मैनुअल एंटिनियो, है ना, इसका जो टाइम पीरियड था 1958 से 1986 तक। अंतिम गवर्नर यहाँ पे 1961 में। हालांकि इसका जो टाइम पीरियड था, चूँकि यहाँ से चला गया तो जाहिर सी बात है, चूँकि गवर्नर का टाइम पीरियड फिक्स रहता है ना, आपको पता होना चाहिए। सॉरी, पुर्तगाल का अंतिम गवर्नर ये 1961 होगा, इसे सही कर लेना यार, है ना, 1961 होगा। चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1958 से 1961 था। और आप सबको पता है कि भारत से, जो कि गोवा में पुर्तगाल का ये अस्तित्व बना हुआ था, तो ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाली को यहाँ से हटाया गया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे पुर्तगाली बस्ती की मैं बात कर लूँ तो गोवा दमन द्वीप पर भारत, जो कि पुर्तगाली ये बस्ती था, है ना, गोवा दमन द्वीप, तो भारत में विलय हो जाएगा, है ना, भारत में मिला लिया जाएगा। और समान नागरिकता, तो आप सबको पता है कि अभी गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाली से गोवा को आज़ाद किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देख लिया कहानी पूरा पुर्तगाली का। अब यहाँ पे पुर्तगाली के बाद डच को देखते हैं, क्योंकि पुर्तगाली के बाद जो भारत में आगमन होता है वो डच का होता है। कंपनी स्थापना तो दूसरे नंबर पर अंग्रेज करता है, लेकिन भारत में आगमन डच का होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हो कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में जो है डच का आगमन हुआ। डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड है इसका नाम, के निवासी थे। 1596 ईस्वी में कार्नेलियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलियस डी ये हाउटमैन है, कीप ऑफ गुड होप के रास्ते ये भारत होते हुए सुमात्रा तथा ये बांटेन। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर कि बेंटन क्या है। देखो, सुमात्रा इंडोनेशिया में, ये सुमात्रा जो आप देख रहे हैं ना, आपका सुमात्रा हो गया, ये बांटेन या कई जगह बेंटन रहता है ना, ये बेंटन, है ना, बेंटन सल्तनत था, बेंटन। तो ये बांटेन भी रहता है और बेंटन भी रहता है, ये इंडोनेशिया में है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये बांटेन या बेंटन क्या है, तो ध्यान रखना। सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और बेंटन भी वहाँ का एक जगह है, द्वीप ही बोल सकते हो है, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचा था कौन, तो 1596 ईस्वी में इसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन, इसका पूरा नाम था कार्नेलियस डी हाउटमैन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। केप ऑफ गुड होप कौन सा रास्ता है मैं बता दिया हूँ, है ना, उसी रास्ते से होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुँचने वाला प्रथम क्या था, ये डच नागरिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है भाई, गलती मत करिएगा। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, 1602 ईस्वी में डच कंपनी किस नाम से, बेरिंग दे ओस्तादे इंडसे कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOC कह सकते हैं, इस नाम से स्थापना हुआ, जिससे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किला बनाने का अधिकार दिया था, आप देख सकते हो, ठीक ना। बाद में विभिन्न डच कंपनियों को जो है मिलाकर आप यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, है ना, जो कि एक व्यापारिक कंपनी बनाया गया था। डच जो है ना प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के जो है व्यापार में संलग्न थे इंडोनेशिया के साथ। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को शामिल किया, जिनका इन्हें क्या होगा, तो अत्यधिक लाभ भी होगा, ये अत्यधिक है ना।
अत्यधिक लाभ भी हुआ। ठीक है, चलिए, तो आपने डच के बारे में भी देख लिया। अब डच के बारे में कुछ चीज़ें और देखना है। इन्होंने पटना में कहाँ पे फैक्ट्री स्थापना किया था, कब किया था, प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो डच ने पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में स्थापित किया भारत में, जहाँ वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चलकर जो है नागपट्टनम में अपना जो है मुख्यालय बनाया था। नागपट्टनम है ये, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, डच द्वारा भारत में स्थापित जो कंपनियां थी कौन कौन सा, तो इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, सूरा में जो है 1653 में, कासिम बाजार में 1659 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कासिम बाजार वाला पूछता है। पटना में 1632 में, कई बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के पटना में जो है डच कंपनी स्थापना जो किया था कितने ईस्वी में, तो ये बिहार के पटना में 1632 इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागपट्टनम में 1659 में, और कोचीन में जो है 1653 में। तो आपको यहाँ से सब ध्यान नहीं रखना है, प्रथम वाला ध्यान रखना, ये मसूलीपट्टनम, कालीकट थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। उसके बाद चंसूरा को ध्यान रखिएगा 1653, उस पटना वाला तो आपको याद ही कर लेना है, रट ही लेना है, कई बार रिपीट हुआ है। प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे, तो प्रथम फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम 1605 में आंध्र प्रदेश में है, और बिहार में प्रथम फैक्ट्री जो है ये बिहार के पटना में, ठीक है, 1632 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, डचों ने जो है 1619 में जकार्ता को जीतकर वेंटिविया नामक नगर का स्थापना किया था। कौन से नगर का, तो वेंटिविया नामक नगर का स्थापना किया था। और 1641 ईस्वी में मलक्का, 1698 ईस्वी में पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये प्रश्न पूछे जाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई 1698 ईस्वी में पुर्तगालियों ने डच ने किससे जो है श्रीलंका को जीतकर अपने कब्जे में किया था, तो पुर्तगालियों से जीतकर कब्जे में किया था। ये 1658 बोल दिया क्या, 58 है, ये ध्यान रखिएगा। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख जो है 1622 के दस्तावेज में मिलता है। ठीक है, 1622 नहीं, ये 1722 है, 1722 के दस्तावेज में मिलता है, और ये कार्टेल पर आधारित है। ठीक है ना। डच कंपनी का नियंत्रण डच सरकार के हाथों में था, जो कंपनी का पतन का कारण बना, क्योंकि कंपनी की मैं बात कर लूँ तो कंपनी काम अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकती थी, और इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज की तुलना में डच की जो है नौसैनिक उतने मजबूत नहीं था। इनके प्रतिद्वंदी जो थे अंग्रेज थे, आप सबको पता होना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों पर जो है अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा है ना नहीं कर पाए उतने अच्छे से, जितने अच्छे से होना चाहिए। डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हो जाता है यहाँ पे 1700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेते हैं। 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है किसके बीच में, अंग्रेज और डच के बीच में। युद्ध का नाम है वेदरा का युद्ध, ये जगह है वेदरा, और ये कई बार पूछेगा वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1759 में, 1759 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डच के बीच में। तो पूरे तरीके से क्या होगा, डच हार जाता है, तो यहाँ से डच का अब अंत भी हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन है सर, ये वेदरा जो है ना जगह किस राज्य में, ये वेस्ट बंगाल में है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे यह जो है 25 नवंबर, ये डेट भी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखना 25 नवंबर 1759 ईस्वी का ये युद्ध होता है अंग्रेज और डच के बीच में, जिसमें डच हार जाते हैं और डच का पत्ता साफ यहीं से हो जाता है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देख लो भाई, अंग्रेज का भी स्टार्टिंग में क्या था कि भारत के साथ व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन होता क्या है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारत को अपना उपनिवेश बनाता है, लूटता है, अपना शासन व्यवस्था चलाता है, उसके बाद छोड़ता है ना, हम लोग इसे भगाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, ब्रिटिश या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड है ये 1608 से लेके 1947 तक है ना, जो कि अभी मैं बताया हूँ आपको। इसके बारे में समझ लीजिए कहानी, क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखो, ये 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई, जिसे नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया कि भाई आप पूर्व देशों के साथ व्यापार कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें 15 साल के लिए ही अनुमति मिला था, फिर अलग अलग शासक आएंगे, फिर परमानेंट कर देंगे ना, अभी चर्चा करेंगे। कह रहे कि यह शुरू में 15 वर्षों के लिए किया गया था, किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, पूछे आगे भी जा सकते हैं, ध्यान रखना।
तो ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम था जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार जो है प्रदान कर दिया कि भाई जाओ अब अनलिमिटेड टाइम आप तुम व्यापार कर सकते हो। पहले 15 साल के लिए ही अधिकार दिया गया था कि भाई पूर्वी देशों के साथ तुम 15 साल ही व्यापार कर सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति आ जाता है ब्रिटिश सम्राट जिसका नाम है जेम्स प्रथम और इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया। एलिजाबेथ कितने साल के लिए किया था? 15 साल के लिए किया। ये सब डेटा पूछे जाते हैं, एक दूसरे से लिंक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब ये व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, जैसे चेहरा वैसे करनी। जेम्स प्रथम ये है द्वारा, ये जेम्स प्रथम नहीं है, जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए पहले जो है ये दूत है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, है ना, ये कैप्टन हॉकिंस है। कैप्टन हॉकिंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जरा सा देख लीजिएगा। तो ये 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज, है ना, हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, मैं ये बोल रहा था, हाँ मैं बोल रहा था 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। कब? तो ये 1608 में। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, अगर ब्रिटिश कंपनी की मैं बात कर लूँ, अंग्रेज की मैं बात करूँ, तो इसका नाम था कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस यह जो है बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा, है ना, कहाँ पे? आगरा। मुगल बादशाह जहांगीर से आगरा पहुंचा। जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति तो दिया था, परंतु स्थानीय सौदागर, वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे और पुर्तगाली लोग पहले से व्यापार कर रहे थे, विरोध कर दिया और इस कारण जो है अनुमति को रद्द कर दिया। फिर ये तो जाहिर सी बात है बड़ी निर्लज हुआ करता था, है ना, अभी आप देखेंगे आगे चल के ना, एकदम इतना निर्लज, अंग्रेज से निर्लज कोई नहीं था। युद्ध में हार भी जाते थे ना भाई, तो पैसा उसा दे के सेटलमेंट करके और भागता नहीं था, इतने पतीत था और इस तरीके से लूटा था भारत को, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो भाई, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे? तो मसूलीपट्टनम में। देखो ये प्रयास, जो फैक्ट्री खोलने का प्रयास ये कब किया था? तो 1608 में ही किया था। जहांगीर ने अनुमति भी दे दिया, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी क्या किया? मना कर किया, और साथ में पुर्तगाली भी मना किया कि भाई हम तो ऑलरेडी अधिकार यहाँ से पा चुके हैं, हम इसको नहीं करने देंगे व्यापार। तो नहीं करने दिया, तो इनके जो ने जो अनुमति मिला था जहांगीर की तरफ से, तो अनुमति को रद्द करना पड़ा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री ना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की, किंतु शीघ्र ही उनकी गतिविधियों का केंद्र जो है मद्रास हो गया, जिसका पट्टा वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान किया था। राजा ने उस स्थान की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पे दिया था कैप्टन हॉकिंस को कि बंदरगाह से प्राप्त जो चुंगी होगा, यहाँ पे चुंगी का आधा, जो वहाँ का जो टैक्स होगा का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। और इसी स्थान पर अपनी फैक्ट्री के आसपास अंग्रेज ने एक किला बनाया, जिसका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1612 ईस्वी की बात है, ये सालवी है, जगह का नाम है, एक युद्ध होता है यहाँ पे, सालवी का युद्ध। आपने जैसे हम लोग स्वाली भी कहते हैं ना, स्वाली भी कहते हैं, स्वाली का युद्ध। तो यहाँ पे जो स्वाली का, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई स्वाली का युद्ध कब हुआ था? तो देखो स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था। अंग्रेज के जो कैप्टन बेस्ट थे उनके और पुर्तगाली सेना के बीच में होता है, जिसमें पुर्तगाली सेना को जो है पराजित कर दिया जाता है, और इसकी वीरता के कारण जो है क्या होता है? तो ये 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेज को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान कर देता है। तो ये कितना अच्छा लाइन है, आप रटते हैं, इसको नहीं रटना है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि स्वाली का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो कितने लोग बता सकते हैं कहाँ पे हुआ था? तो आप कहेंगे गुजरात के सूरत में जगह का नाम है स्वाली, है ना, यहाँ पे इस जगह पे युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था स्वाली का युद्ध, कब हुआ था? तो स्वाली का युद्ध जो हुआ था ना, ये खासतौर पर कई जगह 29 रहता है, कई जगह 30 रहता है। यहाँ पे लिख देता हूँ 29 या 30 नवंबर 1612 ईस्वी में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज जीत जाता है, जिससे खुश होकर जहांगीर क्या करता है? अंग्रेज को अस्थायी फैक्ट्री लगाने का अनुमति दे देता है। कहाँ पे? सूरत में। देख सकते हो कैसे कैसे यहाँ के राजा खुद बेवकूफ़ बना, यहाँ के मुगल बादशाह खुद बेवकूफ़ बना। तो ये थोड़ा सा कहानी को ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा फैक्ट्री का स्थापना को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इन्होंने 1608 में अंग्रेज ने क्या किया भाई? मैप थोड़ा सा, जिस समय ये नोट्स बना था तो मैप फास्ट में बना था ना, तो आप लोग समझ ही रहे, उतना अच्छा मैप नहीं बना है।
कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इसमें हुआ ये था कि 1608 में फैक्ट्री खोलने का प्रयास यहाँ पे किया था, लेकिन प्रयास किया था तो मना कौन किया था? वहाँ के स्थानीय लोग। जहांगीर तो परमिशन दे दिया था, लेकिन भाई लोग मना किया था। तो ये कई बार प्रश्न पूछ रहे थे, ध्यान रखिए ना। तो जहांगीर परमिशन तो दे दिया था, लेकिन भाई यहाँ के जो स्थानीय लोग थे सूरत का और साथ में पुर्तगाली कंपनी, दोनों विरोध किया था, तो इसे रद्द करना पड़ा था और अनुमति दिया था। उसके बाद 1611 में दक्षिण भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापना करता है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ये पहला फैक्ट्री होता है स्थायी। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में पहला जो फैक्ट्री खुलता है ये 1611 में, और सूरत में अस्थायी फैक्ट्री का जो निर्माण करता है ये 1613 में, 1613 ईस्वी में। कौन? युद्ध के बाद। तो आप कहेंगे सर यह जो है स्वाली के युद्ध के बाद, स्वाली जगह है सूरत में जिसमें अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में होता है। अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और जिससे खुश होकर जहांगीर जो है क्या करता है भाई, इसे अस्थायी फैक्ट्री खोलने का अनुमति देता है। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था टॉमस एल्वर्ट को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। अंग्रेज लोग जो है बिहार में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे खोला? तो इन्होंने बिहार के कहाँ पे? तो ये पटना में है ना, बिहार के पटना, या फिर कह सकते हैं आलमगंज, जगह का नाम था आलमगंज में। कब? ये 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री खोलता है ना, बिहार के पटना में। पटना आलमगंज पटना में, पटना के आसपास का क्षेत्र था। ये प्रश्न पूछे जाते थे 1620 ईस्वी में, ठीक है ना। हालांकि यह फैक्ट्री जो है 1621 में बंद हो गया था। तो अगर पूछा जाए तो माइंड में रखिएगा, आलमगंज पटना में खोला था। उद्देश्य क्या था? तो यूरोप में उच्च मांग वाले नमक, ढेर सी बात है, नमक पेट्रोल की मांग थी और बंद जो हुआ था, ये भी मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ, है ना। एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि बिहार के एक जगह और है पटना में, ये 1651 ईस्वी में है ना, 1651 में ये गुलजार बाग है, पटना में ही है। गुलजार बाग पटना में एक फैक्ट्री और खुलता है। तो ये थोड़ा सा दोनों ध्यान रखिएगा, आलमगंज वाला भी और गुलजार वाला, जो कि दोनों पटना में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ सॉल्व करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला व्यक्ति है यहाँ पे सर टॉमस रो, नाम से ही पता चल रहा है सर टॉमस रो। देखिए क्या होता है इसके कंडीशन में। देखो सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कब आता है? तो 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी में टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा। 1632 ईस्वी में अंग्रेज ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर जो है एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1633 में पूर्वी तट पर जो है अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना बालासोर हरिहरपुरा में स्थापित किया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय तथा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ और उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दे दिया। देख रहे हैं भाई, भारत की ज़मीन दहेज में दिया जा रहा है। राजा चार्ल्स ने अब देखो उस ज़मीन को क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसे हाईलाइट कर लीजिए। गेराल्ड अंगियार नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुने तो अभी माइंड में रखिएगा। तो ये जो व्यक्ति है गेराल्ड अंगियार को जो है बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये लाइन जो आप देख सकते हो, बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना। तो बंगाल के सूबेदार जिसका नाम था शाह शुजा ने 1651 ईस्वी के एक फरमान जारी कर बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेज को प्रदान कर दिया कि भाई आप 3000 वार्षिक हमें दोगे रुपया, हम आप व्यापार कर सकते हो। अब यहीं पे ये बहुत बड़ा गलती कर दिया और यहीं से अंग्रेज को ना क्लू मिल गया। फिर इसका अंग्रेजी लोग फ़ायदा उठाएंगे, होता तो चालाक था ये। तो 1661 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाना स्थापित करता है। 1651, ये पूछे गए हैं PPSC में क्वेश्चन। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, ये पटना में भी 1651 में आपको बोला हूँ ना, ध्यान रखना है ना, पटना के गुलजार बाग में। तो पटना राजमहल में जो है अंग्रेजों या फिर अंग्रेजी कारखाना खोले। पटना में जो अंग्रेजी लोग ने जो प्रथम फैक्ट्री जो लगाया था ये 1620 में, लेकिन 1621 में जाके बंद हो गया था। ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, गलती मत करिएगा। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आँख कान खोल के रखिएगा। 1686 ईस्वी में अंग्रेज एवं औरंगजेब की भिड़ंत होता है। भिड़ंत इसलिए होता है कारण कि हुगली में अंग्रेजी लोग ना लूटपाट करते थे, समुद्री इलाका में, स्थलीय इलाका में भी। इस लड़ाई में अंग्रेज का हार होता है और अंग्रेज को जो है हुगली से भागना पड़ता है। औरंगजेब ने फिर होता क्या है कि भाई 1,50,000 रुपया हर्जाना लेकर पुनः जो है व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कर देता है। सभी तो लोभी होता है, क्या करेगा।
तो 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने जो है ये सुल्तानती, कोलकाता, गोविंदपुर, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोलकाता वही उस समय कोलकाता था, कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेज को सौंप दिया। उस समय सुल्तानती, कोलकाता एवं गोविंदपुर का जमींदार इब्राहिम खान था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार पूछे जाते हैं। जॉब चरनाक ने सुल्तानती, कोलकाता, गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर का स्थापना कोलकाता या कलकत्ता का नींव रखी। इसी कारण से जॉब चरनाक को कलकत्ता के संस्थापक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई के संस्थापक गोल्डन गियर और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चरनाक। ये क्वेश्चन से बनता है। आप कहते हैं ना कि स्टैटिक जीके से कहाँ से आता है, यहीं से आता है। सब कुछ है नोट्स में और हाईलाइट कर दिया हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो 1700 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इसका गवर्नर जो है चार्ल्स आयर को बनाया गया था, फोर्ट विलियम, ध्यान रखिएगा। 1700 ईस्वी में कोलकाता को पहला जो है प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो भाई, फर्रुख शेर का फरमान तो आपने देखा ही था, अभी मैं उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाया हूँ, तो यहाँ पे भी देख लीजिए। तो देखो भाई, सर्जन हैमिल्टन के या फिर सर्जन हैमिल्टन जो थे, ये सर्जन हैमिल्टन जो शल्य चिकित्सक को ना इंग्लिश में सर्जन कहते हैं। तो सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को, किसे, तो फर्रुख शेर उस समय बीमार चल रहा था बेचारा, तो उसे चूँकि ये बहुत ही दर्द से परेशान थे, तो एक दर्दनाक बीमारी से मुक्ति दिलाई और इससे प्रसन्न होकर ना फर्रुख शेर क्या किया, एक फरमान जारी किया और बंगाल में देखा जाए तो 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के आसपास 38 गांव खरीदने का भी अधिकार मिल गया। आप देख सकते हो। बम्बई से में जो सिक्का ढालते थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बम्बई में ढले सिक्के को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने का भी छूट मिल गया, अनुमति मिल गया। ये जो फरमान था ना किसका, फर्रुख शेर का फरमान है, यहीं से तो कमज़ोर हो गया ये लोग और अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे बनने लगा। तो सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर जो है आप देख सकते हो, कंपनी के समस्त आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, आयात निर्यात को कर से मुक्त कर दिया, टैक्स से मुक्त कर दिया। कितना में, सिर्फ 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर। तो देख सकते हो भाई कितना छूट मिल रहा है कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। ये किसका फरमान था भाई, तो ये फरमान था फर्रुख शेर का फरमान। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं पुनः कर रहा हूँ, आप PYQ जरूर करिएगा। डेनिस की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया था। अंग्रेज के बाद डेनिस 1616 ईस्वी में भारत आता है। इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना 1620 ईस्वी में त्रावणकोर में की थी। इन लोगों ने दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में सेरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे किया था और 1745 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी सभी फैक्ट्री को अंग्रेज को बेच दिया और छोड़कर चला गया था। तो डेनिस के बारे में तो कुछ सिर्फ क्रम में सजाने के लिए पूछता है। अब यहाँ पे है ये फ्रांसीसी, एकदम चाटुकार कंपनी था, ठीक है ना। फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी ने जो है भारत में अन्य कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश करता है भाई, ठीक है ना। सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट, जिसका नाम था लुई 14वें, ध्यान रखना ये सारे लाइन को, लुई 14वें के मंत्री, जिसका नाम था कोलबर्ट, के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया और इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। इसे सरकारी कंपनी भी कहा जाता है ना। तो ये सरकारी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी में ये पूरी तरीके से सरकारी कंपनी था, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर थी, है ना। 1668 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा, ये व्यक्ति का नाम था फ्रेंकोइस कैरो द्वारा, सूरत में प्रथम जो है फैक्ट्री स्थापना किया था। ये नाम पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो इन्होंने जो अपना प्रथम फैक्ट्री जो खोला था भाई यहाँ पे सूरत में, कब, तो 1668 ईस्वी में ये प्रथम फैक्ट्री था, प्रथम था किसका, तो फ्रांसीसी का। किसके द्वारा खोला गया था, तो फ्रेंकोइस कैरो के द्वारा। ये भी नाम पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा, ठीक। चलिए फिर 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन आता है भाई। फ्रांसिस मार्टिन ने पुदुचेरी या पांडिचेरी की स्थापना की और डच ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 ईस्वी में पांडिचेरी को छीन लेता है, किससे, फ्रांसीसी से। किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि होता है। देखो थोड़ा सा ये जो रिजविक की संधि है ना, इसका कहानी कुछ और है, पीछे कहानी थोड़ा सा मैं बताया था। देखो 1697 ईस्वी में ना फ्रांस और ग्रैंड अलायंस, जिसमें डच गणराज और पवित्र रोमन साम्राज्य शामिल थे, तो इन दोनों के बीच में ना 9 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर की गई थी और संधियों का एक श्रृंखला भी थी, ये ध्यान रखना। तो ये रिजविक की संधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के पश्चात पांडिचेरी पुनः जो है फ्रांसीसियों को मिल गया।
आगे बढ़ जाते हैं। पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1724 ईस्वी में मालाबार में स्थित जो है माहे तथा 1739 ईस्वी में करिकल पर अधिकार कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछे जाते हैं, डेट देके ध्यान रखिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे 1742 ईस्वी के पश्चात फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गया। परिणाम स्वरूप क्या होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे युद्ध शुरू होगा तो युद्ध होगा, लड़ाई होगा, देख लो किसके बीच में, तो ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ये क्या है देखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हो फ्रांसीसी है ना, तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य जो है, दोबारा सुनिए, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य जो संघर्ष होता है कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि चर्चा करेंगे। लगभग 20 वर्षों तक चले इस संघर्ष के परिणाम भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से छीन हो गई और भारत पर जो है अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अब यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, है ना, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, देखेंगे तृतीय युद्ध कब हुआ था, कौन से संधि के तहत ये समाप्त हुआ, परिणाम क्या निकल के आया। देखो कर्नाटक का युद्ध है, ये काल है, समय काल है, और ये संधि है और ये परिणाम है। प्रथम युद्ध ध्यान रखना 1746 से 48, ये एला सापेल की संधि 1748 में एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हो गया है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 54 तक चला, पांडिचेरी की संधि के तहत ये समाप्त हो गया 1755 में। तृतीय कर्नाटक का युद्ध जो है 1756 से 63 तक चला और पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हो गया। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी का विजय होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज का जो है प्रभाव बढ़ा था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी की मैं बात करूँ तो फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गया था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ये संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था तो कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एला सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। इसे ध्यान रख सकते हो, ए पा पे, एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। ये ट्रिक है याद करने का, माइंड में रख सकते हो, बहुत आसान है ना। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, आपको ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि क्वेश्चन डीप में भी पूछा जा सकता है, तो मैं इसलिए डीप में भी बढ़ाया हूँ, देख सकते हो। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रथम है ना, प्रथम कर्नाटक का युद्ध, कारण क्या था भाई, कारण क्या था जरा सा देख लीजिएगा। तो कारण था, यह युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था। ऑस्ट्रिया का युद्ध का विस्तार मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप इतना समझ लो। इसके तत्कालीन कारण निम्न थे। अंग्रेज कैप्टन बानेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जो है ना जहाजपोत था ना, उस पर कब्जा कर लिया था इस कारण से। और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के जो है फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम था यहाँ पे लाबोर्दने, है ना, लाबोर्दने की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लेना। सेंट थोमे का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग अडियार नदी के किनारे हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट थोमे का युद्ध, है ना। तो यह फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के बीच लड़ा गया था सेंट थोमे का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन कौन किया था, तो कैप्टन पैराडाइज ने किया, जिसमें पैराडाइज है नाम ही इसका ना, पैराडाइज, जिसमें फ्रांसीसी सेना विजय हुई। युद्ध की समाप्ति, तो यूरोप में ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति, जो कि आप सबको बना पता है कि एला सापेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुई, तो इसके प्रभाव स्वरूप भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम क्या निकल के आता है भाई, तो दोनों दल बराबर रहे, परंतु स्थल पर जो है फ्रांसीसी श्रेष्ठ रहा, मजबूत रहा। मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और डुप्ले की ख्याति में वृद्धि होता है। अगला है आपके सामने कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कारण देख लीजिए, डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ा, आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष मुख्य कारण, और दक्कन के सूबेदार के पद के लिए वर्चस्व। अब यहाँ पे ये लाइन देखना थोड़ा सा, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के संघर्ष, तो कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसी चांद साहब। अब देखो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के संघर्ष जो हुआ ना, तो कर्नाटक के नवाब के लिए जो लड़ाई हुआ ना, इसमें फ्रांसीसी का साथ चांद साहब दे रहा था, और अंग्रेज का ना साथ यहाँ पे कौन दे रहा था, अनवरुद्दीन। वही दक्कन के सूबेदार के लिए जो यहाँ पे संघर्ष चल रहा था, किसके लिए, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए की मैं बात कर लूँ तो, क्योंकि ये दक्कन के सूबेदार के लिए जो लड़ाई चलेगा ना, ये इन दोनों के बीच में चलेगा, ठीक है ना, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का। और कर्नाटक के नवाब के लिए जो लड़ाई होगा, ये चांद साहब और अनवरुद्दीन के बीच में चलेगा। तो देख सकते हो कितना लॉजिक फंसा हुआ है। दोबारा सुनिए, तो कर्नाटक के नवाब के लिए जो ये संघर्ष था, है ना,
जिसमें चांद साहब का जो है साथ दे रहा था फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन का साथ दे रहा था अंग्रेज। दक्कन के नवाब के लिए जो संघर्ष चल रहा था, है ना, सूबेदार के लिए, नवाब नहीं सूबेदार के लिए, तो फ्रांसीसी का साथ दे रहा था मुजफ्फर जंग, और अंग्रेज जो साथ दे रहा था भाई किसको, तो नासिर जंग को। फ्रांसीसी साथ दे रहा था मुजफ्फर जंग को और अंग्रेज साथ दे रहा था नासिर जंग को, ठीक है ना। ये आपस में लड़ा रहे थे। इसके पीछे कहानी थोड़ा सा लंबा चौड़ा, बस इतना आप समझ लो। घटनाक्रम थोड़ा सा देख लेना। तो अंबर का युद्ध होता है अगस्त 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चांद साहब एवं फ्रांसीसी सेना के संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन की मैं बात कर लूँ तो अनवरुद्दीन को हराया और मार डाला, ठीक है ना। यहाँ पे चंदा साहिब या चांद साहब कर्नाटक के नवाब एवं मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। चांद साहिब आरकाट को अपना राजधानी बनाया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अगला यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये वाला लाइन, ये त्रिचन्नापल्ली के संघर्ष को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये अंबूर के युद्ध के बाद ना आरकाट को जो है राजधानी बनाया गया और शीघ्र ही अंग्रेज ने आरकाट को जीत लिया। त्रिचन्नापल्ली अंग्रेज के अधिकार में था, जिसे फ्रांसीसी जीतना चाहता था। 1752 ईस्वी में सेंट ट्रिगर लॉरेंस अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता ये थे। इसके सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए और फ्रांसीसी सेना का जो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये पराजय हुई और चंदा साहिब की हत्या और तंजौर के राजा ने कर दिया। किसका हत्या, तो ये चंदा साहिब की हत्या तंजौर के राजा ने कर दिया। परिणाम क्या निकल के आएगा, तो देख लो भाई। तो डुप्ले को जो है फ्रांस वापस बुलाया गया 1755 में। पांडिचेरी की संधि के तहत दोनों दल या दोनों राजाओं के आपसी झगड़ों से जो है दूर रहने के लिए राजी हुई। मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। ये ध्यान रखना। कर्नाटक का तृतीय युद्ध देख लीजिए भाई यहाँ पे। तो कारण क्या था, 1756 में यूरोप में जो है सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच शांति समाप्त हो गई। युद्ध का तत्कालिक कारण जो है क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालाशोर, कासिम बाजार, पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्री पर जो है अधिकार कर लिया 1757 में। बांडीवास का युद्ध थोड़ा सा देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेज, है ना, यहाँ पे देख लो। बांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, 1760 में ये। तो इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकुट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली ने किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और इस युद्ध में हार के बाद भारत में फ्रांसीसी का जो है अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। थोड़ा सा देख लीजिए। भारत में फ्रांसीसी की हार का कारण क्या था, तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। इसके लाभ एवं हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्ट उदासीन थे, है ना। फ्रांसीसी की नौसेना का शक्ति समाप्त हो जाना, अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांस की कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम होना। तो ये कहीं ना कहीं ये सब कारण था। तो देखो भाई, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं फास्ट में इसलिए करवाया हूँ क्योंकि टाइम कम है और डीप में मैं समझाऊंगा तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थ्योरी वाला क्लास में डिटेल में तो टॉपिक वाइज में पढ़ाया हूँ, है ना। तो अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो उस वीडियो को देख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि और डीप में मुझे पढ़ाना चाहिए, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। अगला चैप्टर है हम लोगों का प्रांतीय स्वायत्त राजवंश, है ना। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पता नहीं है कि अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बार बार छोड़ दे रहा है ना। तो देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट और दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ये मास्टर सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है, तो मैं आपको करवाऊँगा सारी सीरीज़।